हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर। इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर में क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट किया है। फर्स्ट पेपर यानी MPCE 011 जिसका कोड है और साइकोपैथोलॉजी जिसका नाम है। उस वीडियो के उस पेपर के जो है यहाँ पे सभी वीडियोस चल रहे हैं। हम हैं आज फोर्थ वीडियो में 14th टॉपिक से बिगिन करेंगे। प्रीवियस 13 टॉपिक को आप प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं और लास्ट हमने सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के बारे में अंडरस्टैंड किया था। अभी फिलहाल डिसऑर्डर्स ही चल रहे हैं सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिजोफ्रेनिया और भी कई डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में ज्यादातर चीजें सिजोफ्रेनिया के आसपास घूमेंगी। ये जो भी एबनॉर्मैलिटीज इसके अंदर आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। सिजोफ्रेनिया के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी पावर और वैल्यू होल्ड करते हैं। वो ऐसे डिसऑर्डर्स नहीं है जिनको हम जस्ट एक सिम्टम कह दें, वो सिम्टम्स के साथ साथ बहुत बड़े डिसऑर्डर्स भी है। तो पढ़ेंगे सभी के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्क्रीन की तरफ लेकर चलना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम से हमारे ही चैनल पर एक बहुत अच्छी सीरीज अवेलेबल है, जहां पर आपको ये जो टॉपिक्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है और आप एग्जामिनेशन वाले दिन इसे नहीं देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन्हें जरूर देखिए। मेरा सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे जितने डिसऑर्डर आपने पढ़े हैं, देखिए PTSD हम प्रीवियस वीडियो में पढ़कर आए थे और वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पहले मैं यहाँ पे इसे म्यूट कर देती हूँ। इसी तरीके से सोमैटिक सिम्टम आप पढ़ के आए हैं ना, 16 मिनट में सिर्फ सोमैटिक को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। एक डिसऑर्डर के बारे में सभी बातें जो भी होती हैं, उसका ओरिजिनेशन, उसके कॉजेज, एटियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, हर एक डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर, ये जो सीरीज है हमारी डिसऑर्डर वाली, इसको ये हमने मल्टीपर्पज वे में बनाई है। सिलेबस बेसिक ग्राउंड लिया है हमने 12th क्लास का, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्ड हमने बनाया है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा मैंने अभी जूम इन किया हुआ है आपके लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। कोई भी जो हमारा यहाँ टॉपिक है उसको हमने बहुत ही डिटेल में उसके बारे में बात की है, एक एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्लाइड्स के साथ में आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है, थोड़ा सा नेट का इश्यू कुछ लग रहा है मुझे शायद, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, हर एक चीज को हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, सभी लोग समझ सकते हैं। हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इससे पढ़ते हैं और बाकी बहुत सारे लोग। फिलहाल आपको इजी नोट से पढ़ाया जा रहा है, ये भी इजियर वे है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उसके लिए है, वरना इसमें जो दिया है वो एग्जाम के लिए तो ऑफकोर्स सफिशिएंट है ही। आइए पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिजोफ्रेनिया होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉजेज और ट्रीटमेंट की बात की गई है, लेकिन बिना ये समझे, बिना ये जाने कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है, हम उसके कॉजेज और उसके ट्रीटमेंट पे नहीं आ सकते। स्पेसिफिकली सिजोफ्रेनिया की मैं बात करूं तो बाकी तो डिसऑर्डर्स में आप थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा कि सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें सीवियर मेंटल इलनेस होती है। ये नॉर्मली किसी में भी आइडेंटिफाई नहीं होता है और ना ही नॉर्मल लेवल पर किसी में देखने को मिल सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसके अंदर आने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो वेराइटी ऑफ सिम्टम्स जब किसी में नजर आए तो अजम्पशन बनाया जा सकता है, वो भी किसी प्रोफेशनल के द्वारा, हर कोई नहीं कह सकता। सिजोफ्रेनिया में हम पर्सन के अंदर बहुत तरीके से डिस्टर्बेंस देखते हैं, बेसिकली उसके सोचने के तरीके में, चीजों को अंडरस्टैंड करने के तरीके में, इमोशनल लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पर, सभी तरीके का डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करें तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, दूसरे आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स और तीसरे होते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स। ये मैं आपको एडिशनली बता रही हूँ, यहाँ हमने भले ही मेंशन नहीं किया है, बस पता होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था। सबसे पहले होते हैं, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये हो गया है, यहाँ पे पहले मैं लिख दूं वरना मैं जरूर स्पेलिंग गलत कर दूंगी, अक्सर ऐसा हो जाता है मुझसे कि मैं बोल भी रही होती हूँ, लिख भी रही होती हूँ, तो दो में से एक चीज तो गड़बड़ होती है। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर कुछ एडिशनल चीजें नजर आना। हेलुसिनेशंस इसका एक एग्जांपल है। हेलुसिनेशंस में क्या होता है, एक हेलुसिनेशंस को भी अलग से पढ़ा जाता है वैसे तो, लेकिन हेलुसिनेशंस में पर्सन जो होता है उससे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब कुछ एड ऑन हो रहा है उसके साथ में, इसीलिए वो पॉजिटिव सिम्टम्स में नजर आ जाता है। डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ रखना, मन में ऐसी बातें, फीलिंग आने लगना कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, या मन में थॉट आने लगना है, बहुत टाइप के डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो डिल्यूजन्स भी पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स में पर्सन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ओके, भले ही वो सही नहीं है, क्योंकि जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो फॉल्स बिलीफ होते हैं। हेलुसिनेशंस जो, अगर किसी को लगता है कि कोई आवाज आई और वो आई नहीं होती है, तभी तो वो हेलुसिनेशंस है। अगर वो आवाज कहीं पे बज रही है और आपको सुनाई दे रही है, फिर वो हेलुसिनेशन थोड़ी ना हुए। तो हेलुसिनेशंस जो होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं
उतने ही टाइप के हेलुसिनेशंस भी होते हैं। हमें फील हो सकता है कि हमारी बॉडी में कुछ इचिंग सी हो रही है, हमें फील हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा दिखा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे 5 डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उतने ही टाइप के हमारे हेलुसिनेशंस भी होते हैं। ओके अच्छा, अब हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जिसमें पर्सन के अंदर किसी तरीके की कमी देखने को मिलती है। मतलब ऐसी पर्सन के अंदर किसी तरीके की स्पीच का इश्यू, वो जो बात कह रहा है वो बात तोड़ तोड़ के कह रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, स्पीच में प्रॉब्लम, ये सब जो इश्यूज होते हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आते हैं, जिसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स। तीसरे टाइप के होते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स में, पहले मैं लिख लूं अगेन, साइकोमोटर। साइकोमोटर वर्ड आप शायद समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं वो भी समझा देती हूँ। साइकोमोटर का मतलब होता है कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मोटर फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे वेल कोऑर्डिनेटेड है। वेल कोऑर्डिनेटेड है मतलब अगर आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो आपका उसमें बैलेंस है। बैलेंस कहाँ से आ रहा है? बैलेंस माइंड से आ रहा है, आपका ब्रेन उसके लिए वर्क कर रहा है। बाकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उसमें आपने उसको लेकर चलना है ना, मतलब माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन तो होता ही है चलाने में कोई भी व्हीकल को। तो इसी तरीके से साइकोमोटर उसको हम डिफाइन करते हैं, एक साइकोमोटर एक्टिविटी हो गई, तो जिसमें हम फिजिकल एक्शंस को माइंड के संग जोड़ के कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को कैटानोया, काफी सारे होते हैं, कैटाटोनिक स्टपर हो गया, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी मैं बहुत डीपर में चली गई तो मैं इस वीडियो में सिर्फ सिजोफ्रेनिया की बातें करती रह जाऊंगी। खुद मुझे भी इस सिम्टम्स के बारे में पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा है, कि छोटा नहीं है जिसको बहुत हम जल्दी निपटा दें। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीजों में आपको डीपर लेकर जाऊं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो एग्जाम में आप सब लिख के आ सकते हैं अपने आप से, है ना। हम नोट्स में तो हम वर्ड लिमिट फॉलो करते हैं तो चीजों को थोड़ा छोटा रखते हैं, लेकिन जब हम समझाते हैं तो हमें पता होता है कि उस टॉपिक के बारे में कितना ज्यादा कुछ है। खैर, साइकोमोटर की मैं बात कर रही थी, तो इसमें पर्सन के साथ बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, जैसे पर्सन को चलने में किसी तरीके की परेशानी होना, बॉडी पोस्चरल इश्यू कोई ऐसा होना, तो वो कैटाटोनिया में आता है। जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है इसको जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको सब ये सारी चीजें दिखेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये देखिए कि मैंने केवल कहाँ चला गया हमारा सिजोफ्रेनिया का डिल्यूजनल डिसऑर्डर के साथ में एक वीडियो है, फिर सिजोफ्रेनिया को हेलुसिनेशंस का एक है, और तीसरा जो है इसका फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है, जो इसका नेगेटिव सिम्टम होता है। फिर नेगेटिव के संग साइकोमोटर सिम्टम्स बचे हुए, मतलब सिजोफ्रेनिया के आप ये टोटल लेंथ देखिए, 33 मिनट, 19 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट। तो ये टॉपिक ही ऐसा है, मैं इसे कैसे पढ़ा रही हूँ अभी शॉर्ट में मैं ही जानती हूँ। मैं खुद भी इसको इतना क्विकली पढ़ाने की कैपेबिलिटी नहीं रखती कि मैं बहुत जल्दी सम अप कर दूं। तो हाँ, अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने इस पार्ट को देखा नहीं है, यही सब बातें जो मैं बता रही हूँ। सिजोफ्रेनिया क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि डिस्टॉर्ट थिंकिंग, परसेप्शंस, इमोशन, बिहेवियर, इन सब का इंक्लूजन होता है इसमें। सिजोफ्रेनिया मैम, सॉरी। ओके, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है? मेजर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर। इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, हेलुसिनेशंस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? ऑडिटरी, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्पेसिफिकली नहीं होते हैं। डिल्यूजन्स में ज्यादातर स्पीच डिसऑर्गेनाइज होती है, बिहेवियर होता है पर्सन का। नेगेटिव सिम्टम्स में सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, और कोई स्पीच रिलेटेड इश्यू भी हो सकता है। साइकोमोटर सिम्टम की इन्होंने भले ही बात नहीं करी, आप लिख देंगे तो और अच्छा है। द डिसऑर्डर टिपिकली emerges in late adolescence or early adulthood and significantly impairs daily functioning. सिजोफ्रेनिया अर्ली एज में, अर्ली डेवलपमेंटल एज में नोटिस में नहीं आता है, थोड़ा टाइम के बाद नजर आता है। अब क्या कॉजेज होते हैं इसके, इतना आपने समझ लिया, ये मोर देन इनफ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और ये पेपर के हिसाब से भी। डीपर में पढ़ना है तो वीडियो जरूर रेफर करिएगा। अब आते हैं एटियोलॉजी पर, कॉजेज की बात करते हैं कि क्या क्या कॉजेज होते हैं। जैसे अभी हम कॉजेज तो कई बार पढ़ के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कॉजेज पे हम फास्ट चल सकते हैं, इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जेनेटिक कॉम्पोनेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। The lifetime risk of developing the disorder is about 1% in the general population, but rises to 10% if a first degree relative has the condition. अब ट्विन की स्टडी पर भी देखा गया है कि हेरिडिटी एक वजह होती है, और आप ये मान के चलिए कि अगर किसी पर्सन की फैमिली में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स रहे हैं, कुछ केसेस रहे हैं, या फिर प्रॉपर सिजोफ्रेनिया भी नहीं है, कुछ हद तक हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स के इश्यूज रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर आगे चल के वो सिम्टम्स उस तरह से आने के चांसेस रहते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, सिजोफ्रेनिया केवल जेनेटिकली ही पास नहीं होता, इसके बहुत सारे रीजन न्यूरोबायोलॉजिकल हो सकते हैं, और ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब ये बड़ा कॉज है, आप ऐसे समझिए।
इसमें क्या होता है, डोपामीन हाइपोथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज ऑफ सिजोफ्रेनिया इज द डोपामीन हाइपोथेसिस। क्या होती है, सजेस्ट दैट ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामीन इन सर्टेन ब्रेन रीजन contributes to positive symptoms। अगर डोपामीन का जो है ओवर एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन के रीजन में तो पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, और रिड्यूस होने पर नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके तो ये एक डोपामीन हाइपोथेसिस है जो ये कहती है कि उसका इम्बैलेंस होना पॉजिटिव या नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ लेके जाएगा। ब्रेन स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मैलिटी है आर ऑफ्टन सीन इन पीपल विद सिजोफ्रेनिया, तो आगे चल के उनको सिजोफ्रेनिया के इश्यूज हो सकते हैं या फिर वो लेटर एज में भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं आप देख सकते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं वो इमोशनल रेगुलेशन या कॉग्निटिव फंक्शनिंग में डिटोरिएट करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि मैटरनल स्ट्रेस, इन्फेक्शन, मैलन्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का इशू होगा तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर बन के आएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हो सकते हैं, प्रीनेटल एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशन, किसी बच्चे के बर्थ कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, उसको प्रीनेटल एक्सपोजर रहा है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो ये भी एक एनवायरनमेंट की तरह भी वर्क करता है, इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है। अगर कोई मेजर लाइफ स्ट्रेसेस रहे हैं, ट्रॉमा रहा है, तो ये चीजें भी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को क्रिएट करती हैं। जैसे किसी पर्सन के लव्ड वन का चले जाना उसके लिए बहुत ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है, ऐसे में उसको पीटीएसडी होने के चांसेस हैं, पीटीएसडी के अक्रॉस वो आ सकता है, लेकिन हो सकता है उस पर्सन को उस दूसरे पर्सन के फ्लैशेस फील हो कि वो पर्सन घर में ही कहीं है, वो उसे दिखने लगे, तो ये किसका सिम्टम हो गया, ये हेलुसिनेशंस का सिम्टम हो गया, तो फिर ये इसका एक सिम्टम बन के प्रॉब्लम बन के नजर आ जाता है। सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी होता है। आपने अगर संजू मूवी देखी है तो फिर मुझे सब्सटेंस अब्यूज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसको होता है ना, उसको बहुत सारे हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं और ओवर यूज करते हैं जो लोग ड्रग्स का, उनके संग तो हेलुसिनेशंस ऐसे भी होते ही रहते हैं। सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये एक बहुत ही वैसी सीरियस डिसऑर्डर है तो इसका ट्रीटमेंट भी इतना इजी नहीं है, ना ये कोई थेरेपी जनरल टॉक थेरेपी करके हो जाता है, इसके लिए थेरेपीज भी बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पर चाहिए होती हैं, और सबसे ज्यादा तो इसमें मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, बिना मेडिकेशन के किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं किया जा सकता सिजोफ्रेनिया के। हम हवा में बात करें कि हम सीबीटी अप्लाई करेंगे, हम डिप्रेशन दूर करेंगे, नहीं, बिना मेडिकेशंस के साथ थेरेपी चलती है तभी काम हो पाता है। कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, मेडिकेशंस में आपको थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि क्या क्या मेडिकेशंस हम यहाँ पे देते हैं जो उस पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ के नोट करेंगे। फिर कॉग्निटिव एनहांसर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसी मेडिकेशंस जो उसके कॉग्निटिव लेवल को बूस्ट करें, मेडिकेशंस उसके लिए भी होती हैं, उनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज कर सकते हैं उसके स्पेस पर, वो कॉग्निटिव एनहांसर्स होते हैं। साइकोथेरेपी में सीबीटी, फैमिली थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये सब वो थेरेपीज हैं जिनको यूज किया जाता है। अच्छा, अभी आप इन थेरेपीज को लेकर परेशान मत होइएगा, आगे के आपके पेपर्स में जहां हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सी थेरेपी यूज होती है डिफरेंट केसेस में, अभी तो आपको बताया जा रहा है कि ये डिसऑर्डर है, ये इसकी एटियोलॉजी है, ये इसके सिम्टम्स है, इसके कॉजेज हैं, अभी आप जान रहे हैं उसके बारे में। फिर अब जब हम उसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर आएंगे ना अगले पेपर्स में, तब हम थेरेपीज पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो जब वहां थेरेपीज डिटेल में चलेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी केवल अगर आप इसे पढ़ भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कम्युनिटी सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन भी वर्क करता है साथ में, तो इनका भी अपना अपना रोल होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको पता है, ऐसी थेरेपी जिनके थ्रू पर्सन को किसी वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है, किसी एक्टिविटी में एंगेज किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहलाती है, जिससे उसकी डेली लिविंग स्किल्स इंप्रूव हो पाती हैं। ओके, असर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट, ये अप्रोच क्या इन्वॉल्व करती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं ऐसे लोगों की। तो सिजोफ्रेनिया कुल मिला के आपको समझ में आ ही गया कि किस तरीके का एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। सिजोफ्रेनिया की बात खत्म नहीं होती है, अभी हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं सिजोफ्रेनिया के डायग्नोसिस में, कैसे डायग्नोस करते हैं कि इसको सिजोफ्रेनिया है। और ये बात तो आपका दिल भी कर रहा होगा जानने का कि आखिर कैसे पता चलता होगा कि सिजोफ्रेनिया है किसी पर्सन को। मीनवाइल मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, मुझे थोड़ा सा पता नहीं चला, हमने अपने वीडियो के 14-15 मिनट जो है वो सिर्फ इसी को समझने में लगा दिया। तो मैं लौट के आ जाती हूँ अपने क्लास की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे अभी कि हम कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं। सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम, हमारे पास जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसका हम क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं। अपने पेशेंट का, अपने क्लाइंट का क्लिनिकल इंटरव्यू लेकर उसके सारे सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, सब कुछ जानकारी लेते हैं और उसी से हम धीरे धीरे असेसमेंट करते हैं। तो एक तरीके से स्टेप भी है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए हम DSM-5 और ICD-10 का क्राइटेरिया भी यूज करते हैं, और क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है।
फिर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं तरीके का, जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये एक टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने अभी आई है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मतलब काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं अपने पूरे मेथड में। मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए कि हर चीज पे वर्क किया जाता है, उसका बिहेवियर कैसा, अपीयरेंस कैसा है, स्पीच, मूड, थॉट प्रोसेसेस, ये सब चीजें नोट की जाती हैं। जब आप केस स्टडीज लिखते हैं किसी भी पर्सन की, तो वहां पर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जिक्र होता है। इट इज क्रूशियल फॉर ऑब्जर्विंग साइंस ऑफ साइकोसिस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और नेगेटिव सिम्टम्स। किसी पर्सन के बारे में ये जो हम छोटे छोटे डिटेल्स लेते हैं ना, इससे हम फाइनल रिजल्ट पर बाद में पहुंच पाते हैं कि आखिर इश्यू क्या रहा होगा पूरे केस को समझने के लिए। तो इसीलिए छोटी छोटी चीजों को सब एक साथ जोड़कर बाद में समझा जाता है। कॉग्निटिव टेस्टिंग की जाती है, जो कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की तरह होती है, जिसमें डिफरेंट चीजों पे वर्क किया जाता है कि कौन कौन से वो एक्शंस हैं जो अटेंशन, मेमोरी, इन सब चीजों को डिटोरिएट कर रहे हैं। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ मेडिकल टेस्ट भी जरूरी हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं हम पर्सन का और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट ये साइकोलॉजिस्ट नहीं करते, साइकियाट्रिस्ट करते हैं ट्रीट इसको। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ये बात ही चल रही है, तो सिजोफ्रेनिया एक इतना सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है कि इसको जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं ना, वही ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं ट्रीट कर पाते हैं। वो आपको सिम्टम्स बता सकते हैं, वो चीजों का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आप रीजन बड़े सिंपली समझ गए होंगे कि अभी मैंने कहा कि मेडिकेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मेडिकेशंस कौन करेगा? साइकियाट्रिस्ट ही करेंगे ऑफ कोर्स। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट के हाथ की चीजें कुछ खास रहती नहीं है। अब और कौन, हमने ब्लड टेस्ट और इमेजिंग की बात करी, कुछ एमआरआई, सीटी स्कैन्स लेना, ऐसे स्कैन्स जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल पाए कि इश्यू कहाँ पर आ रहा है, कहीं न्यूरोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब सिम्टम्स के पैटर्न को नोटिस करना बड़ा जरूरी है कि क्या वो सिम्टम्स, जैसे किसी पर्सन को एक ही बार ऐसा हेलुसिनेशन फील हुआ, तो मतलब वो सिवियरिटी नहीं दिखा रहा है, लगातार होने पर ऐसी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो ये सब भी हम नोटिस करते हैं। फंक्शनल असेसमेंट भी करते हैं कि डेली लाइफ उसकी कैसी चल रही है, क्या इश्यू आ रहे हैं। मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम उसकी हर चीज पर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, क्योंकि उसके बिना मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो फिर फैमिली हिस्ट्री का भी पता करेंगे कि कहीं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो नहीं है, कोई पास मेडिकल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो ये सब चीजें पता करेंगे। वैसे भी पूछा जाता है कि उसे कोई डिसीज तो नहीं है, किसी डिसीज की वजह से भी कोई वजह बन सकती है। सेल्फ रिपोर्ट एंड कलेक्टरल इन्फॉर्मेशन पता करेंगे कि पर्सन से उसकी सेल्फ रिपोर्ट लेंगे, उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि किस तरीके से उसका बिहेवियर है, क्या क्या चीजें उसको ज्यादा बॉदर करती हैं, कौन सी चीजें परेशान करती हैं, ये सब कुछ हम इसके थ्रू समझते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हम इसके डायग्नोसिस में फॉलो करते हैं। अब आते हैं सिम्टम्स एंड टाइप्स ऑफ पैरानोया। पैरानोया जो कि पैरानॉइड डिसऑर्डर भी कहलाता है, डिल्यूजन का भी एक टाइप होता है। ये डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में पहले बात करूंगी मैं, और बड़ा ही थिन लाइन का डिफरेंस है पैरानॉइड डिसऑर्डर में और डिल्यूजन में। अगर आप मोटे मोटे तौर पर डिल्यूजन्स के बारे में पैरानोया में लिखाएंगे और पैरानोया के जो चीजें डिल्यूजन में लिखाएंगे, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कि बड़ा थिन लाइन का फर्क है। तो पहले सिम्टम्स और टाइप्स को समझने से पहले मैं आपको डिल्यूजन्स या पैरानोया के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। डिल्यूजन्स होते हैं, आप इनको इल्यूजन से कनेक्ट करके समझिए। इल्यूजन्स क्या होते हैं? मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इस पे एक्सप्लेन करने के लिए कि इल्यूजन हमारी आंखों का धोखा होता है ना। हमें कोई चीज जो सही से दिख नहीं रही है, हम समझ रहे हैं कोई कि पेड़ पे कोई बर्ड बैठी है, वो पास जाके देखा तो कोई टोकरी लटकी हुई थी। तो क्या होता है, हमारी आंखों का धोखा होता है डिल्यूजन। लेकिन जो आई एम सो सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इल्यूजन्स जो होते हैं वो हमारी आंखों का धोखा होते हैं, लेकिन डिल्यूजन्स क्या होते हैं, वो हमारे मन का धोखा होते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है इस बात को। और आप इस स्टेटमेंट को अगर याद रखेंगे ना कि इल्यूजन्स हमारी आंखों का धोखा है और डिल्यूजन्स हमारे मन का धोखा है। अब मन का धोखा क्या मतलब हुआ, वो भी मैं समझा देती हूँ आपको। मन का धोखे का मतलब ये हो गया कि जब हमारा मन ये मान लेता है कि कोई इंसान हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, बहुत ज्यादा नफरत करता है, तो हमें सारी दुनिया समझा ले लेकिन हम नहीं मानेंगे। इन मैक्सिमम केसेस, कभी कभी मान भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो पर्सन कौन है। अगर अपने एनिमी के टुवर्ड्स हम कोई नेगेटिव थॉट रखते हैं तो हम जल्दी बदलते नहीं है, या ऐसा कोई भी थॉट जो हमारे अंदर आके इतना डीप रूटेड हो जाता है कि वो फिर हटता नहीं है, राइट? तो उसको हम कहते हैं मन का धोखा। तो डिल्यूजन्स वही होते हैं। अब क्योंकि हम एक डिसऑर्डर की तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये कोई नॉर्मल चीज तो होगी नहीं ऑफकोर्स। डिल्यूजन में पर्सन किसी बात को मानता है और मान लेता है, और उस बात को ना मानने को तैयार नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? डिल्यूजन सिंपल है कि पर्सन को डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन होते हैं, और डिल्यूजन्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। लास्ट में हम मिक्स्ड डिल्यूजन्स कह देते हैं जब हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। तो डिल्यूजन्स बेसिकली यही होते हैं कि पर्सन बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंस हो जाता है, उसे बार बार चीजों को लेकर डाउट होता है, इस तरीके के थॉट उसके अंदर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि कैसा थॉट प्रोसेसेस है कैरेक्टराइज्ड बाय एन इरेशनल एंड परसिस्टेंट मिसट्रस्ट और सस्पिशन ऑफ अदर, ऑफ्टन विदाउट एडिक्वेट बेसिस। इसके कोई बेसिस नहीं मिल पाते, उसको आप प्रूफ करने को कहेंगे तो वो प्रूफ नहीं करेगा, और ना ही आपके प्रूफ देने पर वो यकीन भी करेगा।
इट कैन रेंज फ्रॉम अ स्पेसिफिक वरी टू अ परवेसिव बिलीव दैट अदर्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। उसको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, ये जो चीजें हो रही है वो मुझसे एसोसिएटेड है। और इसके कई बार पॉजिटिव साइड भी दिखते हैं, जैसे आपने एक तरफा प्यार समझते हैं ना, अगर इंसान ये मान लेता है कि उसको किसी से बहुत ज्यादा प्यार है तो उसको लगने लगता है कि वो दूसरा पर्सन भी मुझे बहुत पसंद करता है। एरोटोमेनिया डिल्यूजन कहते हैं जिसको, उसमें पर्सन को ऐसा बिलीव हो जाता है कि कोई दूसरा पर्सन उसको बहुत ज्यादा अफेक्शन करता है, बहुत ज्यादा लव करता है, और वो अगर कोई दूसरा आके कहे भी कि ऐसा नहीं है तो वो नहीं मानता है। अब आपको लगेगा इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग दुनिया में एरोटोमेनिया से सफर कर रहे होंगे। तो डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन होते हैं, जिसमें कुछ चीजें थोड़ा आपको इस तरह से नजर आएंगी। बात करें कि यहाँ पे पैरानोया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे पर्सन के अंदर डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन वाली एक्टिविटी देखने को मिलती है। वो दूसरे पे भरोसा नहीं करता है, उसको लगता है कि कोई भी पर्सन मुझे हार्म कर सकता है या कोई भी पर्सन मेरा नुकसान कर सकता है। दोनों ही वे में होता है, जैसे अभी हमने प्यार वाले सेंस में देखा तो धोखे वाले सेंस में भी है, उसको ट्रस्ट नहीं भी होगा। हाइपर विजिलेंस, इंडिविजुअल्स माइट बी कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड लुकिंग फॉर साइंस ऑफ बिट्रेयल और हार्म लीडिंग टू एन एक्सैजरेटेड स्टेरल रिस्पॉन्स और ऑलवेज फीलिंग ऑन एज। इसके अलावा डिल्यूजन और परसिक्यूशन, ये फिक्स्ड फॉल्स बिलीव होते हैं कि जिस उनको लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे साथ कुछ गलत कर देगा। इस तरीके का परसिक्यूशन का डिल्यूजन जो होता है, उसको ये लगता है कि हर कोई मेरे फोन को चेक कर रहा है, मेरी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा नोटिस में आ रही हैं, हमेशा घबराहट उस चीज को लेके बनी रहती है। किसी भी इवेंट को लेके मिस इंटरप्रिटेशन करने की हैबिट होती है। न्यूट्रल और इवन पॉजिटिव इवेंट्स माइट बी सीन एज थ्रेट्स और कॉन्स्पिरेसीज। उसको लगेगा कि कोई नॉर्मल चीज भी हुई है तो वो उसका इतना ऑपोजिट साइड देख लेंगे जो एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। आइसोलेशन, डिस्ट्रेस की वजह से ऐसे पर्सन ज्यादातर सोशल इंटरेक्शन में नहीं रह पाते हैं, विड्रॉल उन्हें करना पड़ जाता है, रिलेशनशिप में डिफिकल्टी होती है, हॉस्टाइल और डिफेंसिव बिहेवियर हो जाता है क्योंकि उनको थ्रेट और हार्म बना रहता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी से भी वो सफर करते हैं। अब पैरानोया में वैसे तो ये टाइप लिखा है आपके सामने, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लेकिन इसको भी पैरानोया में मेजरली काउंट किया जाता है। ये इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिकली जब किसी को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो दे आर सीन विद अ परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स, इंटरप्रेटिंग देयर मोटिव एज मेलवोलेंट। Symptoms include reluctant to confide in others due to fear that the information will be used maliciously, persistent bearing of grudges, and quickness to counterattack perceived threat. ये इसमें जो पर्सन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसमें वो दूसरों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक करी तो वो मेरे अगेंस्ट यूज हो सकती है, और ऐसा पर्सन जो है बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो जाता है। यहाँ पे हमें टाइप बताने हैं तो उतना स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, डिटेल में भी इनके बारे में बात होगी। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, यहाँ पे क्या होता है, ये सिजोफ्रेनिया का ही एक सब टाइप है जहाँ पे पैरानोया के सिम्टम मिक्स हो जाते हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ, और सिजोफ्रेनिया में भी स्पेसिफिकली डिल्यूजन्स ऐड हो जाते हैं। डिल्यूजन्स ऑलरेडी सिजोफ्रेनिया के अंडर में ही आते हैं, तो हेलुसिनेशंस ऑफ्टन सपोर्ट दीज डिल्यूजन्स की ऐसी आवाजें सुनाई देना जिससे उन्हें लगे कि वो खतरे में है। दिस टाइप इज नाउ लेस फॉर्मली यूज्ड सिंस DSM-5 बट द सिम्टम्स रिमेन रेलेवेंट विद इन द ब्रॉडर सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया इसे कहते हैं। डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे थॉट्स पर्सन के अंदर आते हैं जिसमें उसको लगता है कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा उसको थ्रेट है किसी चीज से, घबराहट रहती है, नॉन बिजारे थॉट्स आते हैं। दूसरी कंडीशंस में पैरानोया कैसे नजर आता है, एक साइकेट्रिक कंडीशन की तरह नजर आता है, लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, जहाँ पे मैनियक और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, डिप्रेशन, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस और इवन इन रिस्पॉन्स टू सीवियर स्ट्रेस और ट्रॉमा। ट्रांजिएंट पैरानोया, ये सिचुएशनल स्ट्रेस में नजर आ सकता है कि सोने की कमी होना, ना सो पाए इंसान, सब्सटेंस का यूज ज्यादा करे, तो इस तरीके से ट्रांजिएंट पैरानोया होने के चांसेस रहते हैं। लेट ऑनसेट पैरानोया, paranoia that develops later in life, often linked with conditions like dementia or other neurological changes associated with aging. Later on age में होता है ये पैरानोया। इस तरीके से हम इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं और कैसे ये होता है हमने समझा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम HPD कहते हैं। कुछ बार पूछा गया है तो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें परवेसिव पैटर्न होता है एक्सेसिव इमोशनैलिटी का और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आप इसी चीज से पहले ध्यान रखेंगे, ये जो है इसका मेजर सिम्टम है। पर्सन बहुत ज्यादा अटेंशन के लिए मर रहा होता है, यहाँ पे वही एक हम इसमें पर्सन के अंदर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की फॉर्म में नजर आता है। जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, दे ऑफ्टन फील अनकंफर्टेबल व्हेन दे आर नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन। किसी भी ग्रुप में वो सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, और अगर नहीं हो पाता है उनसे ऐसा तो फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वहां रुक नहीं पाते। ये जो बिहेवियर है वो ज्यादातर अडल्टहुड में मैनिफेस्ट होता है और सोशल और प्रोफेशनल सेटिंग में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि लोग जो होते हैं इस एज में आके उनकी दुनिया यही सबसे ज्यादा होती है इस वजह से।
इसमें हम क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स की हेल्प से ज्यादा आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि इसमें एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे अगर वो फोकस ऑफ अटेंशन नहीं है तो, है ना, और ड्रामेटिक बिहेवियर करने लगेंगे कि जिससे उनको नोटिस में आप देख सकें। उनका कुछ इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ इस तरीके के ड्रेसेस पहनना जिससे वो अटेंशन में आए, क्योंकि अटेंशन के लिए ही ज्यादा रहता है उनका इशू, तो इस वजह से वो कोई प्रोवोकेटिव ड्रेस पहन सकते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से सबका ध्यान उनकी तरफ जाए। रैपिडली शिफ्टिंग इमोशन, उनके इमोशंस बड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं, या तो वो आपको हंसा हंसा के फोकस में आना चाहेंगे, नहीं तो वो रोने लग जाएंगे, पर कुछ भी ऐसा बिहेवियर करेंगे जिससे वो अटेंशन में रहें। ये जितने भी आप देख रहे हैं सब अटेंशन वाली ही चीजें आपको दिख रही होंगी। तो उनके जो इमोशंस हैं वो काफी शैलो हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के भी वो बिहेव कर सकते हैं जिससे कि वो फोकस में आए। उनको अप्रूवल की बड़ी नीड होती है, हर चीज में आपको उनको कहना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है वो अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। मुझे तो पता नहीं आप में से कितने लोग, लेकिन कुछ लोगों की पिक्चर माइंड में मेरे तो चल रही है साइमल्टेनियसली, आई कांट टेक द नेम। इंडिविजुअल्स विद एचपीडी आर हाईली सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड मे सीक कांस्टेंट रीअश्योरेंस और वैलिडेशन। वो बार बार पूछेंगे सब ठीक तो है ना, ऐसा अच्छा किया है ना मैंने, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर आपको उनके फेवर में ही देना होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की उनके अंदर हैबिट होती है। और उनका थिएट्रिकल स्पीच और बिहेवियर होता है, ओवर ड्रामेटिक हो जाएंगे, हर चीज में उनका फुल ड्रामा चलता है। और उस ड्रामे से कई बार लोग उनसे बचने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कौन किसी का इतना ड्रामा देखना चाहता है, कोई भी नहीं, जाहिर सी बात है। फिजिकल अवियरेंस पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसी दिख रही हूँ, ये इश्यू रहता है उनके साथ में। दूसरों से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो दूसरे ने किया है वो फटाफट से अडॉप्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद उसके लिए अप्रूवल मांगेंगे। ये चीजें भी होती हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ बहुत सारे लोगों ने ऐसे केसेस देखे होंगे। वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मिल जाते हैं, बॉसेस वगैरह के संग भी ऐसा थोड़ा सीन रहता है, तो मेरे माइंड में भी कुछ ऐसी पिक्चर्स चल रही थी। जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज्यादा इंटीमेट होते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि उनको बॉन्डिंग भी बहुत मजबूत करनी होती है, तभी उनको अप्रूवल मिल पाएगा। जिससे वो दूर दूर रहेंगे उससे तो अप्रूवल उन्हें मिलेगा भी नहीं। क्या कॉजेस हैं ऐसा प्रॉब्लम जो है, आखिर ये प्रॉब्लम तो जानने की कोशिश की जानी चाहिए क्या, कि इसके कॉजेस हैं क्या, क्यों होता होगा ऐसा। जेनेटिक फैक्टर अगेन हमेशा आप देखेंगे ये कॉमन है जो आपको दिखेगा। जेनेटिक, एनवायरमेंटल, ये दो तो रहते ही हैं। यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री रही है तो होने के चांसेस हैं, मतलब अगर फैमिली में कोई बड़ा ऐसा है वो ड्रामेटिक रहे हैं तो वो ड्रामेटिक पास ऑन होता रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा ना वो वैसा ही बिहेव करेगा। अगर उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिला है शुरू से या नहीं मिला है, दोनों ही केसेस है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है तो फिर उसको फोकस में रहना अच्छा लगता है, वो आगे चल के हमेशा उसी तरीके से रहेगा, तो उसके जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होंगे। या किसी पर्सन को अटेंशन नहीं मिला होगा तो भी उसके साथ ये चीजें होंगी कि वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा उसको क्रेविंग होगी कि ये होना चाहिए मेरे साथ में, तो इस वजह से भी पर्सनैलिटी वैसी बन सकती है। ठीक है, लिखा है ना कि ये तो ओवर इंटेलिजेंस हो जाए या नेग्लेक्ट हो जाए, दोनों ही केस में ऐसा होता है। ठीक है, कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कुछ डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स की वजह से ऐसा हो जाता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होना मतलब सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी लेस डेवलप्ड हो पाना, जिसकी वजह से पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि दे मस्ट बी द सेंटर ऑफ द अटेंशन, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे लोगों के संग हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो कुछ भी कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन साइकोथेरेपी यूज होती है। ज्यादा मेडिकेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, तब होती है जब सिवियरिटी होती है। अदरवाइज ऐसे लोगों को हम साइकोथेरेपी की हेल्प से, ग्रुप थेरेपी की हेल्प से भी ट्रीट कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, सीबीटी, ये एक ऐसी टेक्निक है ना सीबीटी जिसको आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में यूज हो रही होगी। ये लोगों को उनके मैलएडेप्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग और बिहेवियर को आइडेंटिफाई करवाने में और फिर उसमें ठीक कराने में हेल्प करती है। इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ एस्टीम, ये सब इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ग्रुप थेरेपी की हेल्प से भी किया जा सकता है, ये इंटरपर्सनल स्किल पे वर्क करके। और मेडिकेशंस में हम क्या दे सकते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस दे सकते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फिर क्या क्या चीजें आपने देखा, एक्सेसिव इमोशनैलिटी और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। और जो ट्रीटमेंट है वो हम किन किन चीजों पर फोकस करते हैं। आ जाते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पर, उनके कॉजेशंस पर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है। वैसे अगेन मैं बता दूं कि सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सब इंपॉर्टेंट ही है। देखिए ना ऑलरेडी कितने कम टॉपिक्स पे हम पूरा बुक जो है वो आपकी कवर कर रहे हैं। वीडियो लगभग 30 मिनट्स का हो गया है, यस, तो मैं 18 तो कवर करूंगी ही,
देखिए हो पाया तो 19 टॉपिक भी मेरा प्लान तो है लेने का, छोटा सा है 19 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, और वहां मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया था थर्ड पार्ट में कि उसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं समझाने के लिए। चलिए आ जाते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे, और कॉजेशंस की बात की गई है कि वो क्यों होता है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जब हम कह रहे हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। अब क्लिनिकल डिप्रेशन और डिप्रेशन में क्या फर्क है ये समझिएगा पहले तो, क्योंकि डिप्रेशन तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, जान ही रहे थे। फिर क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या होता है? क्लिनिकल डिप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल स्मॉल डिसऑर्डर्स आते हैं, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं जो मिलकर एक क्लिनिकल डिप्रेशन बनाते हैं। इसके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और डिप्रेशन खुद इसका एक पार्ट होता है। देखिए डिप्रेशन जो है ना, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डिप्रेशन के बारे में कि वो एक डिसऑर्डर भी है और एक सिम्टम भी है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स का एक सिम्टम है, राइट? जैसे हमने बाइपोलर में देखा था, तो बाइपोलर तो बनता ही खैर डिप्रेशन से है, डिप्रेशन और मैनिया को मिलाएंगे तभी बाइपोलर बन पाता है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम डिप्रेशन देखते हैं। मूड डिसऑर्डर जितने भी होंगे वहां डिप्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि डिप्रेशन हमारे मूड के लोअर वाले पार्ट के लिए वर्क करता है। खैर ये भी एक मूड डिसऑर्डर है जो कि जिसमें हम परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस और लैक ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को देखते हैं। जब डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन के साथ जो मैंने अभी एक लाइन बोली थी ना, छोटे छोटे डिसऑर्डर और होते हैं। डिसऑर्डर छोटा तो कोई नहीं होता है वैसे, किसी भी डिसऑर्डर को छोटा कहना उसकी तौहीन है एक तरीके से, लेकिन खैर मैं कह चुकी हूँ। पर डिसऑर्डर्स में यहाँ पर जब डिप्रेशन के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स इंक्लूड होते चले जाते हैं तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन की फॉर्म ले लेता है, मतलब डिप्रेशन ही आगे चल के क्लिनिकल बन जाता है। अच्छा, एमडीडी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स फंक्शनिंग, अफेक्टिंग रिलेशनशिप, वर्क एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स ये एक बड़े लेवल पर हमें समझ में आ रहा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन केवल थेरेपी से नहीं जाएगा, यहाँ भी ये भी सिजोफ्रेनिया की तरह से डिफरेंट मेडिकेशंस की हेल्प से ठीक हो पाता है। फिर थेरेपी भी साथ में चलती रहेगी तो वो चेरी ऑन द केक है ही। इस डिसऑर्डर में हम इमोशनल फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं, और इस क्लिनिकल डिप्रेशन का एक्सट्रीम होता है सुसाइड। जो लोग सुसाइड करते हैं बहुत परेशान होके, वो डेफिनेटली क्लिनिकल डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं। ओके, तो यही इसका एक्सट्रीम होता है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके अंदर? देखिए डिप्रेशन है तो सब चीजें नेगेटिव नेगेटिव जो आप जानते हैं मेजरली किसी के अंदर नोटिसेबल होती है वो सब होंगी। लगातार मूड डिप्रेस बने रहना, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम पर किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना रहना, प्लेजर ना रहना, वेट लॉस और गेन एक बहुत बड़ा सिम्टम है, स्लीप भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है इसका। इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीपिंग, ज्यादातर इंसान बहुत देर तक सोता रहता है या फिर नींद ही नहीं आती उसको। फटीग होना, लॉस ऑफ एनर्जी फील करना, वर्थलेसनेस की फीलिंग आ जाना, गिल्ट बहुत ज्यादा होने लगना, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन ना के बराबर हो जाता है और डिसीजंस मेकिंग तो बहुत ही पुअर हो जाती है। उसके अलावा डेथ और सुसाइड्स के थॉट आने लगना, जैसे मैंने अभी बताया था एक्सट्रीम होता है इसका। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? ये इसका तो एक बड़ा रीजन जेनेटिक है। आपने नोटिस किया होगा मैं जो भी आपको एटियोलॉजी समझा रही हूँ उसमें किसी एक चीज पर बता रही हूँ ना कि ये बड़ा रीजन है इसका। रीजन तो बहुत सारे हैं पर कोई एक रीजन जो कि डोमिनेटिंग रीजन है ऐसे समझ लीजिए वो है। तो यहाँ पे जेनेटिक है। जिनके भी फैमिली में डिप्रेशन रहता है आगे चल के उनके बच्चों में वो सिम्टम्स होते ही हैं। और फिर डिपेंड करता है कि उस पर्सन की वल्नरेबिलिटी कैसी है। मैं वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जिसपे भी डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल पे भी मैंने बात की थी कि अगर कोई पर्सन फिजिकली वीक है, आप सोचिए कि कोई पर्सन जो है वो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, अब वो पहाड़ों पे पहुंच गया तो उसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाएगा, या तेज हवा चली तो उसको कोल्ड हो जाएगा। होता है, ऐसे बहुत लोग देखे होंगे आपने, हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा इशू हो। तो ये कहलाती है वल्नरेबिलिटी की, मतलब जो चीज हमारे अंदर अंदर से जिस चीज की कमी है और वही वीकनेस हमें बाहर के एनवायरनमेंट में मिल जाए तो क्या होता है, हम बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम को कैच कर बैठते हैं। सर्दी का मौसम आने पर या मौसम बदलने पर कुछ लोगों को बहुत जल्दी बीमारी कैच करती है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। और आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही जल्दी जो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनका जो इम्यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। जो मैं अंदर की स्ट्रेंथ कह रही हूँ वो इम्यूनिटी है एग्जैक्टली। तो जेनेटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि जिनके अंदर भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर एमडीडी के केसेस रहे होते हैं तो वहां पे होता ही है। इसके अलावा कुछ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है। अच्छा, क्यों सेरोटोनिन का नाम आ रहा है बार बार? मूड डिसऑर्डर होता, सॉरी मूड के लिए होता है ना ये रिस्पॉन्सिबल, इसी वजह से ये यहाँ पर इसके भी इसमें किसी तरीके का इशू होने पर भी, केमिकल में इशू होने पर भी ये हो जाता है। अब न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर ये भी अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कोई भी इम्बैलेंस होगा, सेरोटोनिन में, नॉन एफ्रेनाइन में, डोपामीन में, तो ये सभी हमारे जो है वो मूड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनमें कोई केमिकल इम्बैलेंस होगा तो डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और ये भी अगेन एक मेजर है
ये वाला जो रीजन है ये भी मेजर है इसके कॉजेज में। ब्रेन स्ट्रक्चर में किसी तरीके का इश्यू होगा, ये वही बातें रिपीट कर रही हूँ मैं, हार्मोनल चेंजेस होने पर भी हो जाता है ना, क्योंकि मूड है, मूड जिस जिस चीज से चेंज होगा उस चीज में फर्क आने पर डिप्रेशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन ये कहती है, जो कि एरन बेक ने दी थी, कि अगर किसी पर्सन के अंदर डिप्रेशन तब भी आ सकता है जब उसके थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा, उसका फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न होगा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ज्यादा रहता होगा, तब भी उसके अंदर हमें इश्यू देखने को मिल सकते हैं। तो लोगों का जो परसेप्शन होता है ना, अगर वो बहुत नेगेटिव होता है तो उन्हें भी नहीं पता चलता कब धीरे धीरे वो इतनी नेगेटिविटी को सोक करते चले जाते हैं कि वो उनके अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन बनने लगती है। तो फॉल्टी थिंकिंग होना, नेगेटिव इश्यूज अपने अंदर नेगेटिव अप्रोच करना, रखना, ये भी है। इन पे तो इंसान खुद भी वर्क कर सकता है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और हर कोई नहीं करता। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि आई एम द बेस्ट, फिर उनके आगे तो कुछ बचता नहीं है करने के लिए। पर्सनालिटी ट्रेट्स, कुछ लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते ही ऐसे हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म, ये इसी की कैटेगरी को मैं डिफाइन कर रही हूँ, बता चुकी हूँ। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? ऐसे लोग जो नेगेटिव इमोशंस को बड़ी जल्दी कैच करते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशंस की बातें करेंगे, चीजों के टुवर्ड्स नेगेटिविटी बड़ी रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो डिप्रेसिव एपिसोड्स लेके आ सकते हैं, जैसे लाइफ इवेंट्स, कुछ बहुत ज्यादा ऐसे ट्रोमैटिक लाइफ इवेंट्स या स्ट्रेसफुल लाइफ चलती रहे, इंसान परेशान हो गया है, किसी काम को कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे सभी रीजन जो उसके आसपास होते हैं, जिसमें कि चाइल्डहुड एडवर्सिटी, सोशल आइसोलेशन, ये सब भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो होती है, इसमें हम जेनेटिकल, न्यूरोबायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे कॉजेज देखते हैं। और ये आपको पता ही है, मैंने शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये बात बता दी थी कि आपको ये वाला पॉइंट जो लास्ट में समराइज करना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो उसको इसी वजह से मैं ज्यादा फोकस अब किसी वीडियो उसमें टॉपिक में कर नहीं रही हूँ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैंने आपको अभी समझाया था, आई होप मैंने इसी में समझाया था, क्योंकि मैं इन दिनों फर्स्ट ईयर के भी वीडियो बना रही हूँ, वहां भी मैं ADHD समझा रही थी और ये समझा रही थी, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कहाँ कौन सी क्लास में क्या पढ़ा रही थी, क्योंकि मैं ये सोचूंगी मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, वो पता चला मैंने नहीं पढ़ाया होगा आपकी क्लास में। तो मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इसके 4 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, और उसके बेसिस पर हम IQ के बेसिस पर इसको जज करते हैं। ये जो कंडीशन होती है वो 18 साल से पहले, या कह सकते हैं कि स्कूल एज में आइडेंटिफाई होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, क्योंकि ये एक टाइप का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ये शायद अब याद आ रहा है कि मैंने बताया तो था आपको, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ओके, इसके जो 4 टाइप होते हैं, जो इसमें IQ होता है, जब बिलो 70 होता है, तब हम किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को कहेंगे कि बिलो 70 होने पर IQ का टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं उसके ऊपर। जब हमें पता चलता है कि बच्चे का जो IQ है वो 70 से नीचे आ रहा है, तब हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। मेंटल रिटार्डेशन इसका पुराना नाम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आप कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, एक बार फिर लिख देती हूँ अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं पढ़ा था। माइल्ड होता है फर्स्ट कैटेगरी। माइल्ड वाले को ठीक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके संग जल्दी कुछ हम लोग एक्टिविटीज करके या कुछ और एक्सटर्नल उसको सफिशिएंसी प्रोवाइड करा के उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पर ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके लो अपर लेवल पर होता है। फिर मॉडरेट जो होता है वो थोड़ा सा और नीचे लेवल का हो जाता है। सीवियर और नीचे होता है, प्रोफाउंड सबसे नीचे होता है, ये होता है बिलो 25 से IQ जिसका कम है वो प्रोफाउंड में आता है। ओके, लिखा है ना यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वेरीज इन सीवियरिटी रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड एंड कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट एजुकेशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। सबसे पहले तो ये एजुकेशनल सेटिंग पर ही अटैक करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि बच्चा जब एजुकेशन में पिछड़ता है ना, फिर वो दूसरी चीजों में भी पिछड़ने लगता है। उसको लगता है कि वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो टीचर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं स्कूल में, धीरे धीरे सब चीजों में वो पिछड़ता चला जाता है। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की उसमें समझें इसको हम, या फिर किसी भी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के सेंस में समझें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल के ना होने की जो एबिलिटी है या कमी जो है, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसमें, इसके क्राइटेरिया जो हमने इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बेसिस पर हम इसकी बात करते हैं। अगर IQ का स्कोर 70 से नीचे है तो हम कहेंगे कि वो एक बेंचमार्क है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। ओके, अडेप्टिव बिहेवियर भी एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है, ये भी बताई थी मैंने आपको कि अडेप्टिव बिहेवियर के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं बच्चे के ऊपर। ये मेजर रहता है, पहले इसी से ही आइडेंटिफाई हो जाता है, पर लेकिन
कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो अडेप्टिव बिहेवियर के लिए भी डिफरेंट हमारे पास स्केल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, कि बच्चा कई बार बहुत सारे, जैसे मैथ्स को नहीं समझ पा रहा है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ड्रेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुकिंग में, फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, तो बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होते हैं जिसमें बच्चे के अंदर कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि सिर्फ एकेडमिक की बात तो नहीं करी है ना हमने, कहा कि और भी चीजें होती हैं जो एसोसिएट होती हैं, इसके लिए अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स यूज होते हैं, और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए आईक्यू स्किल्स यूज होते हैं। और इसका एक और बात है कि इसको हम डेवलपमेंटल पीरियड में होते हुए देखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये कब आइडेंटिफाई होती है, डेवलपमेंटल पीरियड में। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज में देखिए यहाँ पे समझेंगे, जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जेनेटिक कंडीशन हो सकती है बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल फीचर्स सच एज अ फ्लैट फेस एंड स्लैंटेड आई। ये कुछ रीजन होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, जेनेटिक फैक्टर। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम भी होता है कि अगर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है दैट कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेल्स में अगर ऐसा हुआ है तो उन बच्चों के साथ में भी होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है पीकेयू, ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करता है। आपको ध्यान न रहे तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है इस वाले को, ठीक है ना। अब क्योंकि एक थोड़ा डिटेल टॉपिक है, मैं यहाँ अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, शायद सिलेबस में भी जिक्र ना हो इसका। प्रीनेटल फैक्टर में वही वाली बातें हैं कि मदर के साथ में, मदर ने अगर अल्कोहल, टोबैको, इन सब का कंजम्पशन ज्यादा किया है प्रेगनेंसी में, ज्यादा क्या करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करा है तो फिर इश्यू हो सकते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही है बच्चे को, मतलब मदर को अगर सही से प्रेगनेंसी के टाइम पर चीजें नहीं मिली हैं तो वही डेफिशिएंसी बच्चे में रहती है और वो इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ये इश्यूज हो गए। उसके बाद पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बर्थ कॉम्प्लिकेशन या पॉइजनिंग के एक्सपोजर में भी कई बार बच्चा आ जाता है, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने की वजह से हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं कि बच्चे को प्रॉपर इमोशनल नेग्लेक्ट मिले, प्रॉपर फूड ना मिले, एनवायरमेंट अच्छा ना मिले, तो भी बच्चे का इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट हो नहीं पाता। क्या ट्रीटमेंट और सपोर्ट दे सकते हैं? एजुकेशनल लेवल पे देखें तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन दी जाती है ऐसे बच्चों को, क्योंकि जो पढ़ाई में वीक है उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी, है ना, स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी। डिफरेंट बिहेवियरल थेरेपीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज हो सकते हैं, फैमिली की सपोर्ट मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में आता है मेडिकेशन। वैसे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ऐसे कोई मेडिकेशन होता नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे जब चीजें चली जाती हैं, जब एजुकेशनल पर तो बच्चा लो ही है आईक्यू लेवल पे देखने पर, लेकिन बाकी सोशल ऑक्यूपेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा उसके संग प्रॉब्लम हो रही है, वो सोशली बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई बात बोलने पर कांप रहा है, घबराहट हो रही है, तो उसकी एंग्जाइटी को रिमूव करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ जाती है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनको यूज करने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए। तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो डेवलपमेंटल फेज में देखा जाता है, अर्ली डेवलपमेंटल फेज में देखा जाता है बच्चों के अंदर, और एकेडमिक पर ही सबसे ज्यादा नजर आता है। अब परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसे नेक्स्ट में ही करेंगे मेरे ख्याल से, कुछ लगभग हमारे 2 से 3 वीडियोस में हमारा कंटेंट बचा है जिसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सिजोफ्रेनिया के बारे में और जो आप पढ़ना चाहें तो मैंने आपको मेंशन किया ही है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।